जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी उसामा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी सर, अल्लाह की शुक्र, आवाज़ क्लियर है सर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे बीजेटी एम्पलीफायर का। एंड दिस वुड बी योर लेक्चर नंबर 5 ऑफ वीक 4। तो इसमें हमने 1.5 घंटे की क्लास मंडे को ली थी और आज जो सैटरडे को फिर हम बाकी जो रिमेनिंग इस वीक का लेक्चर है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। सर वीकेंड पे तो मुश्किल ही है, बाकी अटेंडेंस हो कि बाकी लोग ज्वाइन करें। हाँ ये थोड़ा सा अटेंडेंस लो नज़र आ रही है। हाँ जी सर, सैटरडे इसलिए ख्याल है। एनीवेज फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो लोग। ठीक सर, सही मुदस्सर अभी आ जाएगा 5-7 मिनट में ज्वाइन करेगा हमें। सही है सर, ठीक है। चलो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे फिनिश किया था कुछ याद है? नहीं सर, मैंने मंडे वाली क्लास जो है वो मेरी मिस हुई थी। रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने सर वो व्यू नहीं की अभी तक। इसका कोई टीम्स का सर एक इशू भी है, इस पे से जो है वो डाउनलोड या सेव नहीं हो रही फाइल जो है, या फिर शायद मेरा जो है वो फ़ोन है उसके अंदर सेव नहीं कर रहा, होती है उसकी शायद। लैपटॉप से ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, मैंने लैपटॉप से नहीं किया था सर ट्राई, मैंने फ़ोन से ही ट्राई किया उसको डाउनलोड करने का, ताकि ये ना हो मतलब कि लेट होने की वजह से ना इशू हो जाए। लेकिन वो इस पे नहीं होता, मैं लैपटॉप से ट्राई कर लेता हूँ, लैपटॉप पे क्या ही कर जी लेता जी हूँ मेरे सर। पास तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, मैं डाउनलोड भी कर रहा हूँ हाँ, और मैं शायद फ़ोन से शायद ट्राई किया सर, इसलिए वो हुआ होगा। एक एक दो लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर शेयर भी किए। हाँ जी सर, यूट्यूब वाला लिंक मैंने भी देखा आपका मैसेज ग्रुप में, यूट्यूब वाले में। तो यूट्यूब वाला बेस्ट है सर, वो ज़्यादा आसान काम है कि डायरेक्ट आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो खोल लो, वो ज़्यादा आसान काम है, चाहे इसके हाँ कि वो तो डाउनलोड ठीक है, करना लेकिन होता मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है कि पहले मैं डाउनलोड करता हूँ फिर मुझे उसको अपलोड करना पड़ता है। है। और हाँ, ये वो जो लंबा, सही बात सर। टीम्स का जो है ना रिकॉर्डिंग, जी जी। उसकी जो फाइल है वो जीबी के पास चली जाती है, 1 GB के अराउंड। हाँ जी। अच्छा सर, शायद इसीलिए मेरा फ़ोन जो है वो उसको जो है उसकी इतना वो होता होगा कि वो नहीं कर रहा होता होगा, इसलिए मैं लैपटॉप से ट्राई कर रहा हूँ। सही है सर। हाँ उसके ना आपकी मेमोरी शायद लो हो, इस वजह से वो वहाँ पे सेव नहीं कर रहा है। हाँ, यही होगा सर, यही बिल्कुल। मेरा आईफ़ोन है शायद, इसलिए वो इसकी है भी कम मेमोरी है, तो शायद इस वजह से वो ना कर रहा हूँ। मैं उसको करता हूँ उसी से। एनीवेज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना जो आपकी फाइल है जो लेक्चर है उसको मैं कंप्रेस करके ना टू सम एक्सटेंट ठीक है उस सर। पर यूट्यूब पर डालूँ। सर हमारी जो मंडे से क्लासेस हैं वो ऑन कैंपस ही होंगी, ईटीपी की जो क्लासेस हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, वो ऑन कैंपस हैं और क्योंकि ये 2-3 वीक्स का काम है इसको मैं कंप्रेस करके डाल दूँगा ताकि ना आपको अवेलेबिलिटी का इशू ना हो। ठीक है सर, सही, थैंक यू। तो लास्ट टाइम जो है ना हम लोग स्टडी कर रहे थे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट्स। अभी मैं अगर आपको ये सर्किट दिखाऊं तो ये आपका एम्पलीफायर है जिसकी मैं जी बात कर रहा हूँ कि वी हैव टू फाइंड आउट द लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ दिस बीजेटी एम्पलीफायर जो कि आपके एम्पलीफायर नज़र आ रहा है। ठीक है। ठीक। तो इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करने के लिए हमने एक सिंपल आरसी सर्किट्स इस तरह के कैपेसिटर और रजिस्टर की कॉम्बिनेशन के साथ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज किया था, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। फिर हमने इसका ओवरऑल रिस्पांस देखा था, दिस वाज अ हाई पास फिल्टर
लो फ्रिक्वेंसी पे इसका गेन कम था और हाई फ्रिक्वेंसी पे इसका गेन मैक्सिमम था। दैट इज़ वाई इट इज़ हाई पास फिल्टर। और फिर हमने इसका एसिम्प्टोटिक रिस्पांस प्लॉट करके देखा था किस तरह से हम इसके ट्रांसफर फंक्शन को डीबी में कन्वर्ट करके इसको सेमी लॉग ग्राफ के ऊपर या जो आपकी बॉर्डर प्लॉट जिसको कि हम कहते हैं उसके ऊपर कैसे प्लॉट करना है। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाली और फिर जो इसका गेन का फंक्शन है इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। तो वो सारी चीज़ें हमने कलेक्ट की। ठीक है, यहाँ से कुछ याद है आपको आगे क्या हमने कैसे किया था? इसका मैग्नीट्यूड निकाला था और फिर हमने इसको डीबी में कन्वर्ट करके इसका लो फ्रिक्वेंसी एसिम्प्टोट और हाई फ्रिक्वेंसी एसिम्प्टोट यहाँ से फाइंड आउट किया। ओके, सही सर। फिर एंड के ऊपर मैंने आपको एक सर्किट दिया था जिसमें कि एक एडिशनल मैंने इनपुट साइड पर रेजिस्टेंस ऐड की थी जो कि उस वक्त है कि जब मैं इनपुट सिग्नल जो अप्लाई कर रहा हूँ इस सिग्नल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जो कि यहाँ सीरीज में आएगी और वो यहाँ पे इस सर्किट में कैपेसिटर के साथ यहाँ पे आके नज़र आएगी। तो ये जो सर्किट अभी आपको नज़र आ रहा है कैपेसिटर रजिस्टर का, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और जो नया सर्किट बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस एंड देन वी हैव a resistance। इसको मैं आर एस का देते हैं, इसको मैं आर आई का देते हैं, इसमें आउटपुट इनपुट। ठीक है, so this R S is now input rather than input, let me call it VS. So input source voltage and associated source resistance। तो जो भी voltage source होता है VS, तो उसके साथ इंटरनल एक रेजिस्टेंस होती है RS। सर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालने के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा डीसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट ही होगा। वो एक अभी हम एग्जांपल करेंगे, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस पूरे एम्पलीफायर का जब हम फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। ऑफ कोर्स इसमें पहले डीसी एनालिसिस होगा जिससे ना आप इसके जो जो आपका करंट्स और ट्रांजिस्टर वोल्टेजेस हैं वो फिगर आउट वो करेंगे सारे। फाइंड होंगे और उससे ना इसका जो ट्रांजिस्टर का मॉडल है वो जी जी डीसी एनालिसिस से डेवलप होगा। ठीक है सर। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये रेजिस्टेंस आर आई जो कि जो यहाँ शो कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर देखें। हाँ जी, वो थेवेनिन मॉडल जो हम एक बनाते होते थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आई। बिल्कुल हाँ जी, इक्विवेलेंट वो बनाते थे और सर। ये सारी रेजिस्टेंसेज हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट की हैं। इसमें फिर बीटा और स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आ रही है ये कंप्यूट होती है 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय आई ई से। आई हाँ yes। तो ये जो कैपिटल आई है ये आपका डीसी एनालिसिस से आता है। जी हाँ, ये डीसी एनालिसिस यस सर। ठीक है, तो आपको डीसी एनालिसिस करना पड़ेगा तो फाइंड आउट दिस रेजिस्टेंस। तो अब जो एम्पलीफायर आपको यहाँ पे मैंने दिखाया इसमें अगर यहाँ पे इनपुट साइड पे जो सोर्स कनेक्ट होगा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी जस्ट लाइक दिस। जब मैं इसको यहाँ पे शो करूँगा तो दिस इनपुट सर्किट वुड बी मॉडिफाइड एंड इट वुड लुक लाइक दिस दिस सर्किट कैपेसिटेंस। ठीक है, विद कैपेसिटर यू हैव टू रजिस्टर इन सीरीज। तो ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास के एंड पर मैंने कहा था कि ना इस सर्किट का भी आप फ्रिक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज करें, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालें। ठीक है, इस ये जो फिल्टर बनेगा अभी इस फिल्टर की एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी और ये इसका गेन का आप एक्सप्रेशन फाइंड करें और उस एक्सप्रेशन को से आप इसका रिस्पांस को प्लॉट करें, बॉर्डर रिस्पांस। तो आप लोगों ने टच किया है किसी ने आप में से? मैं तो नहीं उसको टच कर सका, लेकिन ये है कि अभी मैं डाउनलोड पे लगाऊंगा उसको,
तो मैं क्या व्यू करके लेक्चर पे देखा। तो एक्चुअली अब बाकी क्लास है नहीं, तो एनीवेज मैं फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं आपको ये डेरिवेशन करवा दूँ अभी? सर करवा लें, या फिर आप मंडे को जो क्लास है उसके अंदर ही करवा लें, क्योंकि वो तो 3 घंटे की पूरी होनी ही होनी है क्लास, तो उसकी स्टार्ट में बेशक ये इस चीज़ से स्टार्ट कर लेंगे, देख लें आपको जैसे आसान लगता है। चलें फिर ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट टाइम ना अगर ज़रूरत पड़ी बाकी लोग भी होंगे तो उससे फीडबैक जी सर, लेंगे। मैं इंशाल्लाह ये आज के दिन में और कल के दिन में वो रिव्यू कर लूँगा क्लास भी, और जो उससे पिछला वाला भी है सारा एक बार, ताकि फिर मंडे को बेहतर उसकी रिवीजन करके आए। ठीक है। ठीक है सही है, थैंक यू। तो आप ज़रा हम जस्ट कंसिडरिंग के ये आप लोग खुद कर लोगे, अदरवाइज मैं करवा दूंगा लेकर हूँ। इस सर्किट की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी ना वो होगी 1/2 पाई RS प्लस RI इंटू C डिस्टेंस। ठीक है, पहले जो अगर ये रेजिस्टेंस नहीं थी RS, तो ये इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, इसमें ये RS नहीं है, सिर्फ आर रह जाएगा ना, 2 पाई RC हो जाएगा। ये 2 पाई RC हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में आने की वजह से ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक यस है, जो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा इस RS के इंक्लूड होने से वो पड़ेगा इसका जो मैक्सिमम गेन है AV मिड। ठीक है, AV मिड का मतलब है कि जब आपका जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो गेन इंक्रीज करेगा, और जिस फ्रिक्वेंसी पे जाकर गेन मैक्सिमम होगा, और पोस्ट कट ऑफ के बाद गेन जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। कट ऑफ पे कितना होता है, 0.707 होता है, मतलब 70% पॉइंट होता सेवन यस सर। है। कट ऑफ से जो ही ऊपर जाते जाएंगे तो रिस्पांस इंक्रीज करता जाएगा, और एक सर्टन फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाके वो जो है रिस्पांस मैक्सिमम हो जाएगा। तो सर इसका तो जो पॉइंट मैक्सिमम, 707 पे एवी मिड होगा। नहीं नहीं, AV मिड जो है ना वो कट ऑफ के बाद होगा, जहाँ पे रिस्पांस जाके मैक्सिमम पहुँच जाएगा। ये सही यहाँ सही। ये रिस्पांस जा रहा है, हाई पास है, और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा बेहतरीन जाके। ये इसकी कट ऑफ है, ये इसका इस पॉइंट के ऊपर में जहाँ पे ये फ्लैट हो गया। ठीक है ठीक है, सर। ये इसका AV लेवल, मिड या मैक्सिमम एक ही बात है। ठीक है, ठीक है सर सही। तो जो इसका मिड बैंड गेन है ना वो अब, जब ये रेजिस्टेंस RS नहीं थी तो इसका जो मैक्सिमम गेन था वो यूनिटी था, जिसमें एक कैपेसिटर क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल सर। अब अब जब अगर ये रेजिस्टेंस RS इंक्लूडेड है, तो अब जो इसका मैक्सिमम गेन होगा वो अब 1 नहीं होगा, इट वुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 यस सर। ठीक है, क्योंकि मिड बैंड रीजन में, जब इस रीजन में होंगे जहाँ पे गेन मैक्सिमम है, उस वक्त ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो जाएगा सर इसे। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे वोल्टेज होगी इसका कुछ पोर्शन इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा RS के ऊपर। ठीक है, जी सर। और बाकी का ना यहाँ पर आएगा। आर ए अब का यस सर। कितना ड्रॉप होगा, ये दोनों रजिस्टर्स, इनकी वैल्यूज एक के ऊपर डिपेंड करेगा, कि अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपेरेटिव तो ज़्यादा ड्रॉप इसके ऊपर आ जाएगा, लेस वुड अपीयर एट द आउटपुट। इफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, then large portion of the input would go in at the output। अगर ये दोनों बिल्कुल सर। इक्वल होंगे, दोनों रजिस्टर इक्वल होंगे तो हाफ ऑफ आ जाएगा, आधा इस पर चला जाएगा, आधा इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे VS/2 आ जाएगा, यहाँ पे VS/2। ठीक है, ठीक है सर। आइडियल केस वो होगा जिसमें कि RS क्या हो, जीरो हो। जीरो होगा यस सर। उस वक्त जितनी भी VS है वो V आउट पे चली जाएगी, और वो मैक्सिमम एवी वैल्यू दे देगा, गेन की वैल्यू वो मैक्सिमम दे देगा। उस वक्त गेन की वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो AV मिड होगा वो कितना होगा, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू RI डिवाइडेड बाय आर RI। एस। आर एस यस सर। तो दिस वुड बी द मिड बैंड गेन। तो ये जो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और ये आपने इसका एनालिसिस करके इसका नॉर्मलाइज्ड बॉडी प्लॉट डेवलप करना है। तो उस वक्त ये करेंगे कि आप AV को AV मिड से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिस्पॉन्स नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको ब्रीफ में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी आपका AV का एक्सप्रेशन है उसको आपने AV
मिड से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो फिर इस नॉर्मल का आपने 20 लॉग ले लेना है, तो ये हो जाएगा DV, तो 20 लॉग ये मतलब डीवीज में वैल्यू इसकी एंड में हमने डिनोट करनी होती है। ये बिल्कुल एंड के ऊपर आपने प्लॉट जो करना है वो इस क्वांटिटी का करना है, वो DVs डीवीज का, यस सर। का। वो आपने देखा होगा कि किस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। ठीक सर। चलो अब मैं सर्किट पे आता हूँ और उसका एनालिसिस करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस। तो सर्किट आपके सामने है, इसमें अभी उसने RS को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ये जो भी सर्किट आपको नजर आ रहा है इसमें RS इंक्लूडेड नहीं है, अभी RS के बगैर ये इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, सही। दिस इज शोइंग ओनली विद RL। तो लोड तो ऑफ कोर्स लगना ही लगना है। आगे चल के जब हम देखेंगे यहाँ पर ये बताएगा इम्पैक्ट ऑफ RS ऑन द BJT लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसमें फिर आपकी ये RS भी इंक्लूड हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये नजर आ रही है, तो VS और RS। तो जैसे बुक वाला चल रहा है वो वैसे ही मैं चलता हूँ, ताकि ना आपको जब ये बुक पे आप रेफर वो देखें इसको तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज जो एक्चुअल सर्किट है ना उसमें RS भी इंक्लूड होगी। ठीक है, अच्छा अब इस सर्किट का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कंप्यूट करने के लिए हम पहले जैसे आपने कहा DC एनालिसिस करेंगे। DC एनालिसिस आप इसका कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है। इसकी एक एग्जांपल है आगे 9.11 आई थिंक, वो हम करेंगे तो आप वहाँ पे मैं DC एनालिसिस भी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ इसलिए कि हम ये चीज़ ऑलरेडी पहले पिछले कोर्स में कर चुके हैं। ठीक है, एनीवे फर्स्ट स्टेप वुड बी टू परफॉर्म DC एनालिसिस। तो जब भी हम फ्रिक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करेंगे, फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए पहला स्टेप होगा DC एनालिसिस। दूसरे स्टेप के ऊपर हम उसका AC एनालिसिस करेंगे। ठीक है, and then we start computing the gain। इसका गेन कंप्यूट करेंगे ये भी AC एनालिसिस में। AC एनालिसिस में और भी पैरामीटर्स होते हैं, गेन होता है, इनपुट इम्पीडेंस होती है, आउटपुट इम्पीडेंस होती है, लेकिन अभी हम इसका रिस्पांस, गेन का रिस्पांस कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका हम गेन कंप्यूट करेंगे और फिर हम इसका बोर्डर प्लॉट बनाएंगे। ठीक है, तो दिस वुड सर एक बात पूछनी थी जी सर, हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, जो हम फिगर मॉडल यूज कर रहे हैं, वो हमेशा वोल्टेज डिवाइडर बायस वाला क्यों यूज करते हैं इस काइंड ऑफ एनालिसिस के लिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बुक में उसने समझाने के लिए इसी सर्किट को जेनेरिक सर्किट है और ये काफ़ी वाइडली यूज भी होता है, इस वजह से इसने एज सही एग्जाम्पल है। इसको। ठीक है ना, ठीक है सर, और सही, ठीक है। तो ये चीज़ नोट में रखें कि आपने ना इस सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, जी DC जी। एनालिसिस से आप पहले आप इसका क्यू पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, क्यू पॉइंट जब आ जाएगा तो उससे आप इसकी डायनामिक रेजिस्टेंस RE फाइंड कर लेंगे। ठीक है, AC एनालिसिस में आप इसका जो सर्किट है उसमें इसका गेन कंप्यूट करेंगे। ठीक है, मिड बैंड गेन। ठीक है, एवी मिड कंप्यूट करते हुए आपने ये अजम्पशन करनी है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं, जो ये कैपेसिटर्स आपको अभी सर्किट में नजर आ रहे हैं, बुक में देखें साइड के ऊपर,
ये सारे के सारे शॉर्ट सर्किट हैं, ठीक है। तो ए वी मिड जब कंप्यूट करेंगे तो ये सारे कैपेसिटर क्या होंगे, शॉर्ट। आर कैपेसिटर शॉर्ट, ठीक है। और इस केस में थर्ड स्टेप में जो ए वी है, इसका आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ए वी का आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, राइट। और ट्रांसफर फंक्शन आप हर कैपेसिटर का निकालेंगे, हर कैपेसिटर का अलग है। 3 कैपेसिटर हैं तो 3 दफ़ा आप इसका गेन का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप हर कैपेसिटर को इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। हर कैपेसिटर के लिए पहले आप इस कैपेसिटर के लिए निकालेंगे तो इन दोनों को आपने शॉर्ट एज्यूम करना है। जब इसके लिए करेंगे तो इन दोनों को शॉर्ट करना है, और जब इसके लिए करेंगे तो इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। और फिर एंड के ऊपर हम तीनों का कंबाइन एक बॉर्डर क्लास डेवलप करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस समझ आ गया, समरी। जी सर। ओके। तो अभी जो राइट साइड पे आपको सर्किट नज़र आ रहा है, इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एसी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए आप जो डीसी सोर्सेज हैं उनको आप ज़ीरो कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। जो ट्रांजिस्टर है उसकी जगह पे आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल रिप्लेस करेंगे। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है वो सेम होता है। जो कॉमन बेस है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जो कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है मॉडल है, ट्रांजिस्टर मॉडल, इसको कहते हैं आर ई मॉडल ऑफ बीजेटी। तो कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, इन दोनों के लिए जो मॉडल यूज होगा दैट विल बी दिस वन। This is base, collector, emitter. This resistance would be beta RE. This would be a dependent current source, IC. The force value would be depending upon IB. And this would be the equivalent circuit model. ठीक है, आगे ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं इन द लास्ट कोर्स। तो इस मॉडल को हमने ट्रांजिस्टर की जगह पर रिप्लेस करना है, इस ट्रांजिस्टर की जगह पर, और डीसी सोर्स को ज़ीरो कर देना है। और कैपेसिटर जो है, अगर आप ए वी मिड फाइंड कर रहे हैं तो सारा सबको शॉर्ट कर देंगे, लेकिन जब आप इसका फ्रिक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं तो दीज कैपेसिटर वुड रिटेन इन द सर्किट। इनको आप सर्किट में कंसिडर करेंगे, ठीक है, इंक्लूड रखेंगे, क्योंकि इनकी वजह से फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करने रहती है। तो अभी मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करता हूँ इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल। जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज सी एस कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद वी हैव बेस टर्मिनल लाइक दिस, और बेस के ऊपर मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, R1 एंड R2, R2। Then we have at the base terminal this resistor beta RE, okay. This is base. Then we have emitter and a collector terminal. In between these two we have a current source which we have beta IB, this collector। तो ये चीज़ है ना ट्रांजिस्टर को भी आ गई। और इसके बाद
जो एमीटर के ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैपिटल आर ई, और उसके जो दूसरा टर्मिनल है दैट इज ग्राउंडेड, और अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है सी, करंट ये R1 ग्राउंडेड है, ये तो क्लियर है। सॉरी R2 जो है ना ये ग्राउंडेड है बेस से ग्राउंड पे, और R1 भी ग्राउंड हो जाएगी क्योंकि जो डीसी है उसको भी आपने क्या कर दिया जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया तो ये भी ग्राउंड पे चली गई, तो R1 भी ग्राउंड पे चली गई। ठीक है, ये ऊपर ड्रा हुई थी लेकिन क्योंकि ग्राउंड और इसके कनेक्ट हमने सब ग्राउंड्स को एक तरफ कनेक्ट कर दिया। एमीटर के ऊपर रेजिस्टेंस आर ई और एक कैपेसिटेंस सी ई, ये आपको बना दी यहाँ पे, and then we have at collector resistance RC, whose other end is grounded. So we have a collector here with resistance RC and capacitor CC capacitor, uh, and a load is connected at the end of the circuit at the output point. जहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ वहाँ पे लोड कनेक्टेड है एक RL। ठीक है, दिस इज द AC current circuit which has all these three capacitors intact. ठीक है, जी स्टूडेंट्स आर यू देयर? यस सर। गुड, बाकी लोगों ने भी ज्वाइन किया, मुदस्सर भी आ गए हमारे, और उसामा शायद चले गए। लाइव वाले कौन है ये जो भी बोल रहे हैं? नुमान भाई। ओके, अच्छा, अब मिड बैंड गेन इसका कंप्यूट करना होगा फॉर द एट द फर्स्ट स्टेज, तो कैसे कंप्यूट करेंगे? ए वी मिड क्या होगा इसका, इस सर्किट का ए वी मिड? सबसे पहले बताएं, जब मैं ए वी मिड फाइंड करूंगा तो व्हाट अबाउट दीज कैपेसिटर्स, इनका क्या स्टेटस होगा? Would they be open circuit, short circuit, शॉर्ट हो or जाएंगे सर। will considered? शॉर्ट हो जाएंगे, जी बिल्कुल ये शॉर्ट सर्किट बनेंगे। तो ये जो अगर मैं इन सारे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दूं और पीछे जो सर्किट बनेगा उससे आप गेन कंप्यूट कर लेते हैं? जी सर। ठीक है, तो इस सर्किट को आप चैप्टर 5 में ऑलरेडी कर चुके हैं आप पिछले कोर्स में, कि एक कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट करके जब मैं इसका गेन कंप्यूट करूंगा तो इसका गेन कितना होगा, माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर एन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर ई। Minus shows that input and output would be out of phase by 180 degrees. RC and RR are these resistors, collector resistance and the load resistance, जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है कलेक्टर साइड पे, इससे गेन डिटरमिन होगा, या फिर पैरेलल में जो लोड कनेक्टेड है। ठीक है, इन दो रजिस्टर्स से आपका गेन डिटरमिन होगा, और डिनोमिनेटर में जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट स्मॉल आर ई, स्मॉल आर ई आ रही। डायनामिक रेजिस्टेंस, ये जो है गेन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो ये अपना ध्यान में रखिएगा कि दिस वुड बी द मैक्सिमम गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। और जब ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो जो आपका गेन होगा वो हमेशा इस वैल्यू से कम रहेगा,
एट लो फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसका गेन इस वैल्यू से हमेशा कम रहेगा, और हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज पे जब जाएंगे तो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर या मिड फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो गेन होगा वो ये मिलेगा आपको मैक्सिमम, ठीक है। उस वक्त कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगे मिड फ्रिक्वेंसी पे शॉर्ट सर्किट, ओके। मिड फ्रिक्वेंसी पे ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होंगे, इस वजह से जो आपको ये गेन मिलेगा ये मिड फ्रिक्वेंसी गेन है और ये मैक्सिमम गेन है, ठीक है। ओके, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। हम इस सर्किट का आप फाइंड करेंगे कि व्हाट वुड बी द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, व्हाट वुड बी द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एम्पलीफायर, और in other words what would be the lower cutoff frequency of this amplifier। ये जो बुक पे आपको साइड पे सर्किट नजर आ रहा है, इस सर्किट इस एम्पलीफायर का कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू फाइंड। तो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पांस हमें वहाँ से जाएंगे और ये बैंड पास बनाएगा और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपका एच, इधर आप फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर रहे हैं, इधर गेन। तो इस रिस्पांस में ये आपका मिड बैंड गेन है, यहाँ पे गेन है, ये मिड। तो ये रिस्पांस जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, मिड फ्रीक्वेंसी से नीचे आएंगे, तो किस फ्रीक्वेंसी पे ये रिस्पांस ड्रॉप करके इस मैक्सिमम वैल्यू से 70% पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। गॉट द पॉइंट? तो ये जो एम्पलीफायर है ये सारे फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई नहीं करेगा, सिर्फ इस रेंज की फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई करेगा। वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो जो लोअर रेंज है वो क्या है इसकी। इस क्लास में हम इस फ्रिक्वेंसी में इंटरेस्टेड है कि वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है जिस तक ये एम्पलीफाई करेगा, उससे लो फ्रिक्वेंसी पे ये सिग्नल एम्पलीफायर ये सिग्नल्स का एम्पलीफाई नहीं करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से मैं इसको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मैं यूज़ करूँगा कि मेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या मेरी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट इस रीजन में आ रही है या नहीं आ रही है, क्या मैं इस फ्रिक्वेंसीज को जो एम्पलीफाई कर रहा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट की है वो सही एम्पलीफाई हो रही है नहीं। अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ तो ये तो नहीं एम्पलीफाई होगी, इस पर तो गेन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर अगर मैं इसको भी एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ तो मुझे मेरी जो लोअर कट है ये इसको क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए था, ये रिस्पांस पीछे एक्सटेंड होना चाहिए था। अगर मैं इस फ्रिक्वेंसी को भी एम्पलीफाई करना चाहता हूँ तो मेरा रिस्पांस इधर सही रहना चाहिए कांस्टेंट आफ्टर दिस पॉइंट, और फिर इसके बाद ये क्रॉस करना चाहिए, तो ये रिस्पांस मॉडिफाई। अब जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए आपका डैश वो ये होनी चाहिए नहीं। तो ये जो आपका डैश है ये बेसिकली इन कैपेसिटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन्हीं कैपेसिटर से डिटर्मिन होगी। अभी आप कैसे निकाली थी आपने 1/2πRC। तो ये जो कैपेसिटेंस है this one or this one, these capacitances will determine the cutoff frequency of this amplifier, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को। आप इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को आगे भी लेके जाना चाहें आगे लेके जाएं, इसको पीछे लेके आना चाहें पीछे भी लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इन कंपोनेंट्स को ट्यून करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज को आप चेंज कर दें। तो मैं अगर फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को पीछे लेके आना चाह रहा हूँ तो इसको मतलब मैं डिक्रीज़ करने का, इसको डिक्रीज़ करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बैंडविड्थ एम्पलीफायर की बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
एम्पलीफायर आप ज़्यादा वाइड रेंज के ऊपर सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। इस तरह से इसको भी मैं आगे पीछे लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। वो हम जब हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखेंगे उसमें कौन से कैपेसिटर हैं जिनको मैं मॉडिफाई करके रिस्पांस को बैंडविड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, you got the point? Yes, sir. Good. तो अभी जो है ना वो मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आई वांट टू फाइंड आउट द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो उसका मेथड क्या होगा? उसका मेथड ये होगा कि मैं मेरे पास कितने कैपेसिटर्स हैं? 3 कैपेसिटर्स हैं। मैंने फाइंड कितनी फ्रिक्वेंसी करनी है? 1 फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, कैपेसिटर 3 है लेकिन मेरे एम्पलीफायर की जो कट ऑफ है वो एक ही है, लोअर कट ऑफ एक ही है। अभी मैंने जो ग्राफ दिखाया आपको, तो होगा ये कि मैं इन तीनों कैपेसिटर्स से हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड करूँगा। तो मेरे पास 3 कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। इसके लिए क्या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगी वो मैं फाइंड कर लूँगा। इस कैपेसिटी की वजह से क्या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी वो मैं फाइंड कर लूँगा। इस तरह से इसके लिए भी फाइंड कर लूँगा। इन तीनों कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज में से जो डोमिनेंट होगी दैट विल बी दी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी वजह से फाइंड करता हूँ, वो आ जाती है ड्यू टू सी एस कैपेसिटेंस, वो आ जाती है 1 किलो हर्ट्ज। मैं एफ सी सी इलेक्ट्रोसाइड पे जो कैपेसिटी है उसकी वजह से फाइंड करता हूँ, वो लेट से आ जाती है 2 किलो हर्ट्ज। फिर मैं एफ सी निकालता हूँ ड्यू टू सी ई कैपेसिटेंस, वो फॉर एग्जांपल आ जाती है 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर में 3 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। तो इन तीनों कैपेसिटर जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं इनमें से डोमिनेंट जो होगी वो लोअर कट ऑफ होगी। डोमिनेंट इज द वन विच इज हाईएस्ट अमंग दीज थ्री। ठीक है, एंड दैट वुड डिटरमिन द लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द ओवरऑल एम्पलीफायर। So lower cutoff frequency would become the frequency due to FME, which is 3 kHz, for example, with this assumption. Got the point? Yes, sir. Okay. अच्छा, ये डोमिनेंट का कंसेप्ट कुछ क्लियर है कि ये क्या है, कि हाईएस्ट को ही क्यों रखते हैं आप? उसकी वजह ये है, देखो ये रिस्पांस है और ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगी। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 1। ठीक है, एक और रिस्पॉन्स में प्लॉट करता हूँ और इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ये करेंगे। ठीक है, और अब जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगी वो है 2। ठीक है, तो इस रीजन में दोनों की वजह से जिस रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है ना, चाहे ये ब्लैक वाली लाइन हो या ये ब्लू वाली हो, इस रीजन में रिस्पॉन्स क्या है, दोनों की वजह से मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम गेन है ये सबसे पहले किसकी वजह से कम होगा? F2 की वजह से कम होगा। Yes, sir. इसलिए ना जो हायर वाली है ना वो डोमिनेंट होगी, उसकी वजह से गेन फर्स्ट टाइम ड्रॉप होगा, इसकी वजह से लेटर ऑन ड्रॉप होगा। अगर कोई और है वो, जैसे ये वाली रिस्पॉन्स है वो बाद में आएगी F3। ठीक है, तो डोमिनेंट वो होगी जो एक्स एक्सिस पे सबसे आगे आ रही होगी, हायर पॉइंट पर होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो ये डोमिनेंट है। इसकी वजह से रिस्पांस जो ब्रेक बनेगा वो सबसे पहले ब्रेक होगा, जो गेन है वो सबसे पहले चेंज होगा या डिक्रीज करेगा। तो ये डोमिनेंट का ये कंसेप्ट है।
So this is the frequency that I'm going to find out for the circuit. उसके लिए मैं अब 3 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालूंगा। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। जब मैं इससे कंप्यूट करूंगा तो ये दोनों कैपेसिटर इनको मैं शॉर्ट कंप्यूट करूंगा। तो लेट मी स्टार्ट द एनालिसिस फॉर सी एस कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ड्यू टू सी एस कैपेसिटेंस। ठीक है, so what you do is you replace the reactances of these two equal to 0। तो इसको आप सर्किट में रिटर्न रखेंगे, इनकी रिएक्टेंसेस को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसको 0 कर दें, इसको 0 कर दें। ठीक है, अब आप देखें पूरे सर्किट में या तो रेजिस्टेंसेस आपको नजर आ रही हैं या फिर एक ही कैपेसिटर नजर आ रहा है, सिंगल कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये इस कैपेसिटेंस के बाद वाला जितना सर्किट है इसको मैं एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूं अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास ये सर्किट इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। और वो जितने भी सर्किट है वो मैं उसको मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूँ। या फिर मैं इस तरफ वाला जो सर्किट है इस लाइन से इस तरफ वाला, या बल्कि मैं इस लाइन से इस तरफ वाला। ठीक है, ये वाली लाइन है। इस लाइन से इस तरफ वाला सर्किट जो है जब सिग्नल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो आगे कोई इसमें कैपेसिटेंस नहीं आ रही। इसको मैं कहता हूँ कि जब मेरा सिग्नल यहाँ पहुँच जाएगा तो मुझे आगे कोई वरी नहीं और एज इट इज़ पास हो जाएगा, अटेन्यूएशन नहीं होगी। और इससे पीछे की जो सर्किट है उसको मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों को मैं भी में सीरीज में करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो नज़र आएगी वो आप सर्किट में इस तरह की एक रेजिस्टेंस नज़र आएगी। ठीक है, R1 को, R2 को और जो ये रेजिस्टेंस है इनको, ठीक है, इकट्ठा कर दें, कंबाइन करूँगा तो ये इफेक्टिवली एक रेजिस्टेंस ही बन जाएगी। ठीक है ना। तो बाय द वे ये जो रेजिस्टेंस कैपिटल आ रही है ये वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि इसके साथ जो ये पॉइंट है कैपेसिटर का ये शॉर्ट हो गया, तो इसका ये वाला पॉइंट है ये ग्राउंड पे चला गया, ये वाला पॉइंट जो ग्राउंड है इफेक्टिवली दोनों तरफ ग्राउंड है, तो ये रेजिस्टेंस 0 हो गई, शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो ग्राउंड को ग्राउंड से आप मिलाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगी ना, वैसे वैसे करके शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई। इसलिए आपको ना यहाँ पे जो आर आई आ रही है इसमें वो कैपिटल आर ही नहीं नज़र आ रही, वो इस वजह से नहीं नज़र आ रही कि क्या हो गई है, वो शॉर्ट सर्किट हो गई। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गई है तो ये तीनों रजिस्टर क्या हो जाएंगे, R1 R2 और बीटा आर ये तीनों आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। यू कैन सी दीज आर इन पैरेलल। ठीक है, so this is capacitance CS, this is RI, this is my input VI, and this is voltage VP. This voltage is VP. Okay, from this point to there. So VB, our V in, this would be a transfer function. Okay, this would be a gain AV. वोल्टेज की रेशो को क्या कहते हैं, गेन ही कहते हैं। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा VB और V in कैसा बनेगा और इसका बॉर्डर प्लॉट क्या होगा ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, डन। इससे आगे मुझे बताने की ज़रूरत है वो जो सारी एफर्ट हमने की थी वो इसी वजह से की थी। इसका रिस्पांस प्लॉट कर लेंगे, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे।
आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि इस सर्किट की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी? इक्वेशन बताएं। एफ, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एफ एल सी, सॉरी एफ एल एस, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? एनीवन? तलहा, मुदस्सर, यस सर। क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आया? सो गए थे? सोच के बताओ, 1 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन मैंने कहा ये जो ऊपर सिंपल सर्किट बना हुआ है जिसमें एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस, तो इसकी कट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मुझे बतानी है वो क्या है। असल में ना आप लोग रिवाइज नहीं करते ना चीज़ों को, इस वजह से आप जो नेक्स्ट क्लास होती है ना उसमें फिर आपको इशू आते हैं। आप कवर करके आए ना तो चीज़ें फिर समझ आती रहती हैं, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जी मेरा ख्याल है कि मैसेज भेज रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुदस्सर नहीं लिख पा रहा, मुदस्सर कह रहे हैं या मुदस्सर मतलब आ गए हैं लेकिन नहीं सकते। मुदस्सर के क्यों मुदस्सर अपनी इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। चलें, एनीवेज क्या हो सकता है यार। थोड़ा करो यार भाई मेरे, ठीक है? अच्छा जी, हनान कह रहे हैं जी आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर अब आवाज आई? अच्छा कर लेते हैं। अभी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। सर थोड़ी सी सर डिले के साथ आ रही है, कट कट के आ रही है। बैड नेटवर्क क्वालिटी। तो 2 मिनट में मैं इसको सेट कर 2 मिनट। अब आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सब मैं वीकेंड पे मैं पे चेक कर रहा हूँ, बैड नेटवर्क आ रहा है इसमें। 2 सेकंड का डिले आता है अभी बात में सर। भेज नहीं सकते ना, तो अगर तुम्हारे पास मैट ऐप का सॉफ्टवेयर का लिंक है ना, लिंक नहीं है तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में पड़ा हुआ है तो यार वो तुम्हारे पास अगर 16 GB की यूएसबी है तो उसमें भर दो, मैं आके ले जाता हूँ। अच्छा जी, अभी बताएं आवाज़ आपको सही आ रही है? अभी भी कट रही है सर। थोड़ी सी दिक्कत हुई है।
चलें इस तरह करें कि 5 मिनट की ब्रेक कर लें, 1 बजे फिर दोबारा ज्वाइन करें। लैपटॉप लिया था ना, उसके अंदर ना मैट ऐप का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मैंने कहा अब तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी, वो मैंने पहले
Okay, G students, let me start again. अभी आवाज कुछ बेहतर है? So we are at the point where we want to find out the cutoff frequency of the circuit. It is very simple. The cutoff frequency is computed as 1/2 pi Ri into Cs. जो भी यहाँ पे resistance की value है and capacitance value, you just plug these values here, you will get the lower cutoff frequency due to Cs capacitance. So this Ri is the combination of these three resistances. So what is Ri? Ri is nothing but R1 in parallel with R2 in parallel with R3. And CS is distance. जब यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड की है 1 माइक्रोफैरड की है जो भी उसकी वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे. इन distances से आप Ri कंप्यूट कर लेंगे. You plug those values here, you will get the cutoff frequency. ठीक है. So what would be our call? इसमें दिखाया कि इक्वेशन में ठीक है. Ri जो है ना वो ठीक है. R1 R2 बता रही. जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के एक्सप्रेशन है वो उसमें यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन जो है ना वो इस तरह की है 1/2 पाई. ये तो हाँ ठीक है. दिस इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एस. ठीक है. एफ एल एस क्या है 1/2 पाई Ri इंटू सी एस. वेयर व्हाट इज Ri इज डिफाइंड Ri डिफाइंड हियर. ठीक हो गया. इस तरह से हमने अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फाइंड करनी है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू सीसी कैपेसिटेंस. सीसी कैपेसिटेंस कहाँ लगी हुई थी? यहाँ पे लगी हुई थी, जिसको मैंने अभी शॉर्ट कर दिया था जब मैं इस कैपेसिटेंस सॉरी स्क्रीन के ऊपर आते हैं. सो सीसी कैपेसिटेंस जो है ना वो यहाँ पे कनेक्टेड थी. ठीक है. बोर्ड पे है. बोर्ड के ऊपर देखें ज़रा, यहाँ पे कनेक्टेड थी सीसी, जिसको मैंने शॉर्ट कर दिया था. क्यों शॉर्ट किया था? क्योंकि अभी मैं इसकी वजह से करा था. जब मैं इसकी वजह से गया था मैंने उसको शॉर्ट किया. अब मैं इसकी वजह से जब मैं कंप्यूट करूँगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा और इसको भी शॉर्ट कर दूँगा. ये भी शॉर्ट ही रहेगी और इसको भी शॉर्ट कर दूँगा और इसको वापस सर्किट में ले दूँगा. This becomes short. So due to CC here, this will be CS, this will be CE. These two would be short circuited
this one would remain in the circuit. ठीक है? तो अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अब जब भी सिग्नल यहाँ से पास होगा, यहाँ पे कोई एटेन्यूएशन नहीं होगी, कोई सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा, तो ये शॉर्ट हो गया, तो सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा। सिग्नल आगे पास होगा, पास होके फिर यहाँ से यहाँ पे जाके एम्पलीफाई होगा गेन के साथ, जब गेन के साथ, और जो एम्पलीफाई होने के बाद लोड पे जाने से पहले यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे ड्रॉप होगा ड्यू टू दी फ्रिक्वेंसी। तो किस फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है? लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर इसकी रिएक्टेंस आ जाएगी, ज़्यादा होगी तो सिग्नल ड्रॉप होगा। हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो यहाँ पे इसकी रिएक्टेंस कम होगी तो सिग्नल ड्रॉप नहीं होगा। तो लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के हम कर रहे हैं, तो लो फ्रिक्वेंसी में ऑफकोर्स यहाँ पे इसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, यहाँ सिग्नल ड्रॉप होगा, तो उसको हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे इस सर्किट को यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ कम्प्लेक्सिटी को। तो कैसे इसकी कम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो अगर आपको याद हो तो मैं अभी यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ इस पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक मैं अगर सिग्नल हूँ इसको मैं वी ऑफ डैश कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं याद हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो सर्किट है इसमें कोई कैपेसिटर आपको नहीं नजर आ रहा, ठीक है? इसका मतलब है कि ये जो एम्पलीफायर है इसका जो गेन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है? लोड भी कनेक्टेड नहीं है इसमें, तो नो लोड गेन होगा। तो ये सर्किट with this component, these components out of the circuit, the rest of the circuit you have already studied in the previous course, and you have computed the no load gain of this amplifier. तो अगर मैं यहाँ पर इसमें नो लोड गेन देखूँ तो कितना होगा? नो लोड गेन वी नो लोड, that would be minus RC divided by RC. याद है कुछ? अभी जो मैंने मिड बैंड गेन दिखाया था, मिड बैंड गेन उसमें माइनस आर सी इन पैरेलल विद आर एल डिवाइडेड बाय आर ई था। अब जो यहाँ पे पैरेलल विद आर एल जो टर्म थी वो खत्म हो जाएगी क्योंकि मैंने आर एल को सर्किट से अब आउट कर दिया, ठीक है? तो दिस इज द नो लोड गेन। एक चीज़ होती है जो जिसको कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस एम्पलीफायर, ये इनपुट इम्पीडेंस है, और एक होती है आउटपुट इम्पीडेंस जो कि आप आउटपुट सर्किट। तो इफ यू नो द इनपुट इम्पीडेंस, जो कि यहाँ से जब मैं देखूंगा तो इनपुट इम्पीडेंस वुड बी सिंपली R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद बीटा R3 ये जाएगी, और जो आउटपुट इम्पीडेंस होगी Z0, दैट वुड सिंपली बी इक्वल टू RC, जो भी होगी रेजिस्टेंस RC, ठीक है? तो ये तीन पैरामीटर्स अगर आपके पास हो एम्पलीफायर में, तो इससे ना आप इस सर्किट को जो भी आपको मैंने दिखाया इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं इनटू इट्स इक्वलेंट। वो इक्वलेंस जो है ना उसकी वो ये है।
V in input impedance, V out dash output impedance, and voltage source, dependent voltage source, whose value is equal to AV no load into V in. AV no load is this one, and V in is this voltage. So this whole lot circuit is converted into this equivalent circuit. ठीक है? So इसको अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूँ, तो उसके बाद अब मैं जो सर्किट मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया था उसको मैं वापस लगा देता हूँ इसके साथ, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर. This is C capacitance, this is load RL, and this is V load. इसको मैं यहाँ पे वापस कनेक्ट करूँ. ठीक है? सो अगर आपके पास अब ये सर्किट आ गया, तो यहाँ से देखें इनपुट जो भी आएगी यहाँ पे, ये इस जगह पे जो वोल्टेज होगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी एक वोल्टेज सोर्स में, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू इस जगह की वैल्यू इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है. EV नो लोड इंटू V इन, दिस V इन इज वोल्टेज हियर. अब जो भी सिग्नल यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे एक सोर्स बना रहा होगा. ये जो सोर्स है, इस सिग्नल सोर्स की जो वैल्यू है इससे आउटपुट प्रोड्यूस होगी, लेकिन किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये आउटपुट मैक्सिमम होगी वो बताएगा ये कैपेसिटेंस. ठीक है? लो फ्रिक्वेंसी पे इसकी आउटपुट कम आएगी, हाई फ्रिक्वेंसी पे इसकी आउटपुट ज़्यादा आएगी. तो ये एक फिल्टर सर्किट बन गया. यू कैन सी हियर अ वोल्टेज सोर्स एंड अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है? तो बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर मैंने एक सर्किट आपको बताया था कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसका एनालिसिस हम करेंगे अगर आप ज़रूरत हुई, वरना ये सर्किट मैंने आपको पहले से दिया हुआ है कि इसका एनालिसिस आप खुद करें, जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और सीरीज में ये रेजिस्टेंसेज है और एक कैपेसिटेंस. इसका जो एनालिसिस है ना वो अब क्या होगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी. इससे शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई. क्या होगी याद है? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी जो दैट विल बी 1/2 पाई Z0 प्लस RL इंटू CC. ठीक है? उसमें मैंने दिया था RS प्लस RI इंटू CE फॉर्मूला. Z0 इज इक्वल टू आउटपुट इम्पीडेंस का RC. ठीक है? तो FLC किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 पाई RC प्लस RL इंटू CC. सी अपने पास सेकेंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ड्यू टू CC capacitance. Here you can see that formula. FLC would be equal to 1/2 pi R0 plus RL into CC, या Z0 plus RL into CC. Z0 और R0 एक ही बात. और जो Z0 है वो किसके इक्वल है, RC इक्वल है, और इन पैरेलल विद R0 जो इसमें लिखा हुआ है, R0 को हम कंसिडर करें कि R0 इज वेरीफाइड. इस यहाँ पे भी assumption है दैट R0 इज इनफिनिटी. ठीक है? R0 जो है ना वो मॉडल का पार्ट होती है और इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम ना फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे अनवर्ड करेंगे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ड्यू टू CE कैपेसिटेंस. ठीक है? जो कि लास्ट जो कैपेसिटेंस है, इसकी वजह से जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगी वो उसका क्या फार्मूला होगा, उसकी डेरिवेशन हम देख लेंगे. और फिर हमारे पास जो आ जाएगा ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो एक के साथ एक एग्जाम्पल हम कर लेंगे इसमें. ठीक है?
ठीक है, यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास कैंपस में होगी या ऑनलाइन ही होगी? जी नेक्स्ट क्लास जो है ना वो कैंपस में होगी। ठीक है सर। मंडे को आप लोग आ जाएं, 9 बजे क्लास है इंशाल्लाह G05 में। ठीक है सर। ओके देन, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस जो है ना वो तकरीबन 4-5 लोग हैं, ठीक है। इसके लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग।